नाउ दिस इज़ अवर लेसन 3 ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट। जो हमारा पास्ट है उसकी झलकें। ये हमारा इंग्लिश की बुक है, लेकिन ये चैप्टर हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो भी हमारी हिस्ट्री में हुआ है, जो भी हमारे पास में हुआ है, उसके बारे में हमें बताया गया है। बिफोर यू रीड, हियर आर सम पिक्चरल ग्लिम्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857। इसमें कुछ पिक्चर्स के माध्यम से झलक दिखाई गई है हमारी हिस्ट्री की 1757 से 1857 तक। दीज पिक्चर्स आर स्पीच बबल्स। इसमें जो स्पीच जो है ना, बबल्स हैं, मतलब उन बबल्स के माध्यम से हमें बताना चाह रहे हैं कि कोई भी करेक्टर क्या बोल रहा है। जैसे ये करेक्टर ये बोल रहा है तो उसके आगे ये बबल्स बने हुए हैं। दे विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लेड टू द इवेंट नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ये जो स्पीच बबल्स हैं ये हमारी हेल्प करेंगे क्लैरिफाई करने में, हमें अंडरस्टैंड करने में कि जो 1857 में क्या क्या घटित हुआ था वो सब हमें इन स्पीच बबल्स के माध्यम से पता लगेगा। सबसे पहले है द मार्टर्स। मार्टर्स होते हैं शहीद। एट अ फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली में एक फंक्शन हुआ था जिसमें लता मंगेशकर हैं, गा रही हैं। ये जवाहरलाल नेहरू जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, इंदिरा गांधी जी हैं और बहुत सारे, रानी लक्ष्मीबाई है। इन सब की जो है यहाँ तस्वीरें देखने को हमें मिल रही हैं। एक फंक्शन हुआ था, उसमें जो है लता मंगेशकर की गा रही थी, ओ माई कंट्री मैन, ए मेरे वतन के लोगों, लेट योर आइज फिल विद टीयर्स, जरा आँख में भर लो पानी, एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियन मार्टिर्स, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जिसका गाना है तो ए मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी तुम याद करो कुर्बानी। उसके बारे में ये गा रही हैं और ये दिखाया गया है। सेकंड हमारा है द कंपनीज कन्क्वेस्ट्स। इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो भारत आई थी, उसने अपने पैर जमाए थे। उनकी कन्क्वेस्ट मतलब वो झगड़े हुए, उन्होंने किस किस चीज़ पे अपनी जीत हासिल की। तो 1757 से लेके 1849 तक का दौर इसमें दिखाया गया है। With the superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास सुपीरियर वेपन्स थे, बहुत अच्छी क्वालिटी के वेपन्स थे, जिससे उन्होंने क्या किया, इंडिया में एक्सटेंड किया, बढ़ाया अपनी पावर को 18th सेंचुरी में। ठीक है। नेक्स्ट, इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड। उस समय जो है ये पहले बताया गया है कि अब आपस में बातचीत हो रही है। उस वक्त जो इंडियन प्रिंसेस थे वो शॉर्ट साइटेड थे, मतलब दूरदर्शी नहीं थे, ज़्यादा दूरदर्शी नहीं थी, उन्हें ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं थी, दूर की बातें नहीं सोच पाते थे। दैट अपस्टार्ट होता है अहंकारी, जैसे हमने इसमें भी किया था हमारे वर्ड ट्रांसलेशन में। अपस्टार्ट आया था हमारा, ये रहा अपस्टार्ट, अहंकारी। टेरिटरी वहाँ शब्द क्षेत्र आया है। रिकॉल है, याद करो। बबल्स गोश्त है, ग्लिम्स झलक, ये सब हमारे यहाँ पर यूज़ हो रहे हैं वर्ड ट्रांसलेशन। ठीक है। दैट अपस्टार्ट राजा व कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, दे विल हैव टू डिफीट हिम। उस वक्त क्या होता था कि अगर कोई भी जो वहाँ पे राजा है कुछ करना चाहता था या अपना सिर उठाता था, अपने बल पे कुछ करना चाहता था, तो दूसरे वहाँ अहंकारी जो राजा होते थे तो वो क्या करते थे, उन्हें दबाने की कोशिश करते थे और कहते थे कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, जो अंग्रेजी व्यापारी यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो आए हैं उन्हें बुलाओ, उनकी सहायता से हम क्या इस राजा को दबा देंगे। मतलब वो आपस में ही हम बना कर नहीं रखते थे वो राजा लोग। तो उस वजह से भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने अपने पैर अच्छे से यहाँ पर जमाए। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। इस वजह से जो है जो लोग हैं उनमें शांति नहीं थी, क्योंकि कांस्टेंट फाइट्स, लगातार वहाँ पर फाइट्स होती रहती थी। नेक्स्ट है द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। तो जो ये राइवलरीज थी, दुश्मनी थी, जो राइवलरीज हैं यहाँ देखो हमारे इसमें दिया हुआ है, राइवलरीज दुश्मनी थी राजा लोगों की आपस में। वो हेल्प कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी को ताकि वो आसानी से सबड्यू कर लें हमारे प्रिंसेस को, वन बाय वन सबड्यू मतलब जीत लें। वो जीतते जा रहे थे उनको, ये हमारी कमी का फ़ायदा उठाकर, दुश्मनी का। ठीक है।
A far-seeing ruler like the brave Tipu Sultan of Mysore fought the British till he died fighting. उसके बाद एक दूरदर्शी राजा था, रूलर था. कौन था वो? टीपू सुल्तान था, मैसूर का टीपू सुल्तान. उसने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ा और लड़ते लड़ते वो वीर गति को प्राप्त हुआ, मतलब मारा गया फाइटिंग में. नेक्स्ट है, थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय टाक्स. जब युद्ध होता था कोई भी, तो उसके बाद क्या होता था कि लोग बोलते थे भगवान तुम्हारा शुक्र है, अब तो हम यहाँ शांति शांति रहेगी, कोई भी अब युद्ध नहीं होगा, लूटपाट नहीं होएगी, जो ठग हमें नहीं लूटेंगे, हम बच कर रहेंगे. ठीक है. हाउ डिड द इंडियन रिएक्ट टू दिस कंक्वेस्ट्स. अब इंडियन जो है युद्ध के लिए क्या रिएक्ट करती थी, वो बोलती थी कि इट इज़ गॉड हु सेंड द ब्रिटिश, कि ये भगवान है जिन्होंने ब्रिटिश को यहाँ भेजा है, मतलब उनकी किस्मत में ही ऐसे लिखा है. आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य इन्हीं से ही जुड़ा हुआ है, इनके बिना हम कुछ नहीं कर सकते. द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग. सॉरी, सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ हिज लैंड्स. ठीक है. तो जो बोलते थे कि जो वाइट मैन है हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड अवर किंग्स, जो अंग्रेजी लोग हैं उन्होंने हमारे राजाओं को मार दिया है या उन्हें गद्दी से उतार दिया है, और कुछ जो किंग्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, बट आफ्टर ऑल वो हमारे इस धरती के ही हैं, हमारा खून ही है, हमारे लिए ही हैं. तो मतलब ये अंग्रेज़ तो दूसरे हैं, बेगाने हैं, लेकिन वो हमारे अपने ही हैं. नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स. अब हम जो क्या हैं उन अंग्रेज़ों के ग़ुलाम बन गए हैं.